तो बाबर ये कहता है भाई इससे मुझे क्या फायदा होगा यदि भारत पे आक्रमण करेंगे और इब्राहिम लोदी जिसकी सेना में 5 लाख से ज्यादा हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम लोग आज एक बार फिर नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए तारतम्यता यानी जो भी एक प्रकार से यूपीएससी के संदर्भ में और स्टेट पीएससी के संदर्भ में और सभी प्रकार के एग्जामों से संबंधित एक बार फिर जो है हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जा के प्रवाह को इस संदर्भ में और अच्छा कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आपके सामने आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और यूपीएससी। तो मित्रों, ये कहीं ना कहीं शब्द जरूर आपने कहीं सुने होंगे, यानी यदि बात की जाए यूपीएससी की फील्ड में और स्टेट पीएससी की फील्ड में, तो लगभग अधिकांश जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं वो इस शब्द से थोड़ा बहुत जो है परिचित जरूर होंगे कि आखिरकार बाबर कौन था। तो इस पर्सनैलिटी के लाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था और क्या जो है ऐसी जो है यानी मजबूरी या ऐसा क्या जो है महत्वपूर्ण जो है हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा जो है एक उद्देश्य था कि आखिरकार इसी टॉपिक को लाना पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी। तो मैंने बहुत सोचा कि चलिए इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी को लाया जाए कहीं ना कहीं जिसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कम मिलती हों, खासकर थोड़ा बहुत यदि हम लोग एक प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों की यदि चर्चा करें तो इसी संदर्भ में जो है आपके सामने में एक जो है व्यक्तित्व और इतिहास के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को लेके आया हूं जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की यदि बात की जाए तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। इनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था, इनकी माता का नाम कुतुल निसार खान था। ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपने सुनी होंगी। मेरा आज आपको इससे संबंधित बताने का मुद्दा कुछ और है, यानी मैं इससे संबंधित जो है वो यूपीएससी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की तैयारी के दौरान कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जब हम यूपीएससी या किसी भी राज्य स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के दौरान जो है बाबर कि कुछ बातें यदि हमारे जहन में, दिमाग में यदि बनी रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाली ये सोच होगी। यदि बात की जाए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इनका जन्म जो है वो एक मध्य एशिया, और आपने जो है इस क्षेत्र का नाम सुना होगा, यानी मैं यदि आपको डायग्राम के माध्यम से बना के बताऊं तो ये भारत है और इस भारत के बगल में ये जो है पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के बगल में ये अफगानिस्तान है और इसी के ऊपर वाला ये जो एरिया है ये इसे हम कहते हैं मध्य एशिया, यानी जो है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। और यहीं से एक मार्ग पहले जाता था जिसे हम सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के रूप में कहते हैं। तो ट्रांस ऑक्सियाना भी इस क्षेत्र को कहा जाता है और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इनका नाम है अमू दरिया और सिर दरिया, और अरल झील भी यहाँ पर है। थोड़ी दूर और जाएंगे तो कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के समीप जो है एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। हालांकि हमें इन सब बातों से अभी कोई ज़्यादा यानी कि लेना देना नहीं है, सिर्फ बाबर की लोकेशन। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रांस ऑक्सियाना, मध्य एशिया, अमू दरिया, सिर दरिया, ये जो क्षेत्र था जिसे आज हम लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो यहीं पर एक छोटी सी जागीर थी फरगना। क्या नाम था? फरगना। और यहीं पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था समरकंद। तो बाबर जो है, इनके पिता जो है उमर शेख मिर्जा, जो कि एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी जागीर के एक मालिक थे,
और धीरे धीरे जो है बाबर जो है वो एक प्रकार से अपनी योग्यता के दम पर 11 वर्ष की उम्र में उसे जो है थोड़ा बहुत शासन करने का मौका मिला। और जल्द ही वो समय आता है, यानी 1504 के बाद एक बार फिर बाबर के जीवन में कुछ परिस्थितियां जो हैं बदलती हैं, और फिर जल्दी ही वो एक समय आता है, यानी 1507 को, जब बाबर जो है वो अपनी पिताजी, अपनी पुश्तैनी जो एक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग कर जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है। यहां मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि बाबर जो था वो कई बार जो है इस क्षेत्र से पराजित हुआ। यानी मेरा, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इन सारी चीज़ों को जो है वो आज मेरा उद्देश्य डिटेल में पढ़ाने का नहीं है, बस मैं यहाँ से कुछ चीज़ें जो है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें यूपीएससी के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ से और यात्रा अपनी समाप्त करते हुए भारत तक जाना है, और भारत में भी राणा सांगा और कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी और उसके आगे की जो परिस्थितियाँ है वहाँ तक पहुँचना है। तो बहुत सारी जो बातें हैं मैं आपको एक प्रकार से सार के रूप में कहने का प्रयास करूंगा। डिटेल में हम लोग फिर किसी दिन समझेंगे। अभी जो है मूल मुद्दे को हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने कुछ करना चाहता हूँ। जैसे बाबर जो है वो जब इस क्षेत्र का बाबर ने अधिकार किया और 1507 में बाबर ने जो है वो एक बार फिर बादशाह की उपाधि धारण की, तो पूछा जाएगा यदि आपसे क्वेश्चन की ये जो बादशाह शब्द है ये कहाँ से आया, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि बाबर को एक व्यक्ति मिले थे जिनका नाम था शेरवानी खान। तो शेरवानी खान के प्रयासों से बाबर को बहुत कुछ लाभ हुआ और बाबर ने अपने क्षेत्र को जीतने का भी प्रयास किया, लेकिन लगातार असफलताओं के कारण जो है बाबर का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं किस ओर, यानी बाबर को जो है सफलता नहीं मिल रही थी, किस दिशा में, ये पश्चिम की दिशा में। तो बाबर जो है लगातार असफलता के कारण जो है बाबर का ध्यान कहीं ना कहीं पूर्व की ओर जाता है, अर्थात भारत की ओर बाबर का ध्यान जाता है। और यही उस समय भारत की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां ये थी कि भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन इब्राहिम लोदी के शासन में लगातार जो है विद्रोह बढ़ते जा रहे थे। और यहीं पर पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान लोदी। कहा जाता है इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी बाबर को कहीं ना कहीं भारत में आमंत्रित करने की। तो इब्राहिम लोदी के चाचा, यानी ये जो पंजाब है, इस पंजाब के सूबेदार थे। पंजाब आपको पता है सदियों से एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र रहा है, क्योंकि 5 नदियों का एक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। पंजाब पे अधिकार करने के लिए सभी लोगों की कहीं ना कहीं इच्छा रहती थी। तो इस पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी, और इसी दौलत खान लोधी के द्वारा बाबर को आमंत्रित किया। आपको मैं बता दूं, उससे पहले यानी 1519 से लेकर 1524 तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन छोटी मोटी लूटपाट के साथ बाबर जो है किसी एक बड़े क्षेत्र को नहीं जीत पाया। यानी बाजौर, भेरा, लाहौर जो है यहां तक बाबर ने आने का जरूर प्रयास किया, लेकिन बाबर जो है एक बड़े क्षेत्र को जीतने में असफल रहा। तो बाबर के पास जो है कहीं ना कहीं ये मौका था, जब बाबर को एक न्योता मिलता है पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी के माध्यम से कि आप कहीं ना कहीं भारत आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए, इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए, और उसके बाद जो है भारत की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं आपके कदमों में होगी। तो बाबर ये कहता है भाई इससे मुझे क्या फायदा होगा यदि भारत पे आक्रमण करेंगे, और इब्राहिम लोधी जिसकी सेना में 5 लाख से ज्यादा जो है वो एक प्रकार से हाथी, घोड़े और पैदल जो है सवार हैं, तो 5 लाख की सेना जो है और मेरे पास 20-30 हजार सैनिक हैं, कैसे जो है इब्राहिम लोधी को पराजित जो है किया जा सकता है। तो बाबर से दौलत खान लोधी के द्वारा ये कहा गया कि यदि इब्राहिम लोधी को पराजित किया जाएगा तो ये जो भारत का जो भी साम्राज्य होगा, जो भी सत्ता प्राप्त होगी, इसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि बाबर और इब्राहिम खान लोधी और दौलत खान लोधी जो है इनके माध्यम से भारत के एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम राणा सांगा था, उसके पास भी कहीं ना कहीं एक न्योता भेजा गया कि इब्राहिम लोधी को पराजित करने में आप मेरी सहायता करें। ये एक थ्योरी है जिसे बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। और कहा जाता है कि बाबर के द्वारा ये जो संदेशा भेजा गया था
खासकर इब्राहिम जो है दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खान लोधी, इन दोनों के सहयोग से किसके पास संदेशा भेजा गया? तो संदेशा भेजा गया था राणा सांगा के पास कि इब्राहिम लोधी को पराजित करने में हमारी सहायता करो। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जाता है कि राणा सांगा ने कुछ मजबूरी बस जो है वो यानी हाँ और ना के बीच में ही उत्तर दिया और ये कहा कि जो है एक प्रकार से बाबर की जो सहायता है वो करने से मना कर दिया। कुछ जो है इसमें बहुत सारे जो विचारक हैं यानी बहुत सारे इतिहासकार हैं वो इसमें बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि बाबर ने जो है राणा सांगा ने शुरू में तो हाँ कर दिया था, लेकिन बाद में पानीपत का जब युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, तो उस युद्ध में कहीं ना कहीं राणा सांगा जो है वो दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि इन सब थ्योरी पे हम लोगों को नहीं जाना है, हमें मूल मुद्दे की बात पे जाना है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को होता है। बाबर की यदि नस्ल की बात करें तो बाबर एक चगताई तुर्क था, यानी पिता पक्ष की ओर से वो तैमूर का वंशज था और माता पक्ष की ओर से वो चंगेज खान का वंशज था। तो एक प्रकार से बाबर जो है वो मिश्रित जो है वो रक्त से उत्पन्न एक संतान था और इसीलिए उसे चगताई तुर्क कहा गया। लेकिन परंपराओं और संस्कृति के कारण बाबर ने बहुत जल्द ही जो है फारसी भाषा और जो है इस्लामिक संस्कृति को ग्रहण कर लिया था और बाबर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में और कुछ शिक्षा देने में जो है शिवानी खान का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसके विषय में कभी समय मिलेगा तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि बाबर जो है वो लगातार प्रयास शुरू में उसने किए लेकिन असफल रहा और उसके बाद जो है बाबर का ध्यान कहीं ना कहीं पूर्व की ओर गया अर्थात भारत की ओर गया और यहाँ पर जो परिस्थितियां थी वो यहाँ के राजा इब्राहिम लोदी के खिलाफ थी, क्योंकि लगातार विद्रोह बढ़ते जा रहे थे और बाबर को जो है वो न्योता दिया आक्रमण करने का, किसके द्वारा? पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोधी भी कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाबर जो है वो बहुत ज्यादा यानी दबाव में और बहुत सारी परिस्थितियों के मजबूर बाबर आखिरकार ये फैसला कर ही लेता है कि चलिए एक बार जो है वो इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष करके देखते हैं। जबकि बाबर को ये पता था कि मेरे पास जो सेना है वो इब्राहिम लोदी से लगभग 7 गुना कम है, यानी कि इब्राहिम लोदी की सेना यदि 5 लाख से भी ज्यादा है तो फिर बाबर की सेना जो है वो 50,000 से भी कम है। तो यहां तो जो है 7 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो यहां मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि पानीपत के मैदान पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी फिर भी युद्ध के मैदान का फैसला यह हुआ कि बाबर जो है उसकी सेना जीत जाती है और इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है। कारण इसके पीछे यह माना गया कि कहीं ना कहीं जो तोप, बारूद, आर्टिलरी, इसका प्रयोग जो है बाबर ने इस प्रकार से किया और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रुमानी विधि, इसका प्रयोग किया, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं बाबर की कम सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी की सेना पराजित होती है। कहा यह जाता है कि तोपों के कारण जो है हाथी जो है वो एक प्रकार से भगदड़ मच जाती है और हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया। और इस पर डिटेल में चर्चा की जा सकती है, लेकिन मूल मुद्दा कुछ और ही है मुझे इससे संबंधित बोलने के लिए। अब बाबर जब दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो बाबर का सबसे पहले ध्यान जाता है कि वो शासक जिसने कहीं ना कहीं बाबर की मदद नहीं की थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, और वो शासक था राणा सांगा। और ये भी दूसरी एक थ्योरी जो है ये मानी जाती है कि भाई अब दिल्ली के बाद बाबर का ध्यान कहां जाएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शासक होगा। तो वो दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था उत्तर भारत में? राणा सांगा। तो यहां से आपको जो बात याद रखनी है कि एक स्थान था उत्तर प्रदेश में, आज की डेट में आगरा के पास बयाना, यानी भरतपुर जो है वो बॉर्डर है और भरतपुर में एक तहसील है रूपवास और उसी के पास एक जिला पड़ता है यूपी का आगरा, और आगरा में एक स्थान था बयाना। ठीक है, तो वहां पर एक जो है यानी जब युद्ध होता है तो पहली बार में ही पूरा युद्ध नहीं हो जाता है, यानी कि सेना थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर छोटा युद्ध होता है, फिर आगे जो है सेना बढ़ती है और इस प्रकार जो है लगातार युद्ध जो है कई महीनों तक चलता रहता है।
तो इसी प्रकार जो खानवा का युद्ध होना था राणा सांगा के साथ, उससे पहले एक छोटा सा युद्ध हुआ था जिसका नाम था बयाना का युद्ध। उस बयाना के युद्ध में जो है राणा सांगा की जो सेना थी उसने बाबर की सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और एक बाबर की सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो भागते हुए जो है वो बाबर के पास जाता है और कहता है कि राणा सांगा की जो सेना है वो इतनी विशाल है कि हम लोग कभी नहीं जीत सकते। सेना जो है पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुकी थी, सेना पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो चुकी थी, और ऐसी परिस्थिति में अब जो सेना है वो कहीं ना कहीं युद्ध करने से कतरा रही थी। अब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आपको समझना है। बाबर जो है वह अपनी सेना के सामने आता है और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है अपनी सेना के सामने कुछ बातें बोलता है। बाबर यह कहता है कि आज के बाद मुसलमानों से जो तमगा कर लिया जाता है वो कर जो है मैं लेना त्याग दूंगा। आज के बाद जो है वो शराब जो है उसे त्याग दूंगा। और कई महत्वपूर्ण जो है बाबर क्या करता है, अपनी सेना के सामने घोषणा करता है। उसके बाद बाबर ये कहता है कि युद्ध में जो भी जीता जाएगा वो सैनिकों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। यानी युद्ध में बहुत सारी चीजें जीती जाती थी, माले गनीमत से लेकर बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या कर दी जाएगी, सैनिकों में बांट दी जाएगी। तो जब ये मोटिवेशन बाबर के द्वारा दिया जाता है अपने सैनिकों को, तो सेना में एक बार फिर से उत्साह आ जाता है, सेना में एक बार फिर से जो है वो ऊर्जा का संचार हो जाता है, और वो डिमोरलाइज, वो हतोत्साहित जो सेना थी वो एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहां पर मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर में भी यही ताकत थी कि जब वो भाषण एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया जाता था तो पूरी जो सेना है वो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाती थी। यानी उनकी वाणी में इतना ओज था, वाणी में इतना तेज था। ठीक इसी प्रकार बाबर के बारे में भी ये कहा जाता है कि शुरुआती युद्ध में हारने के बाद जब बाबर ने अपनी सेना को इस प्रकार से एक मोटिवेशनल स्पीच दिया तो पूरी सेना जो है वो लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गई। क्योंकि आप लोग जानते हो बाबर कहां से आया था, ठंडे क्षेत्र से आया था, और यहाँ की जलवायु कहीं ना कहीं सेना के जो बहुत सारे लोग थे उनको भी ये जलवायु जो है रास नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। तो यहां मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये वो परिस्थिति थी जब बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यदि हार जाओगे तो कहां जाओगे, सीधे जो है आप उस स्थान पर जाओगे जिसे सबसे प्रमुख देवतुल्य स्थान माना जाता है, और यदि जीत गए तो तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया होगी, यानी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सेना में मोटिवेशन पैदा करना, ठीक इसी प्रकार यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम कहीं ना कहीं बाबर के इस शब्द को ध्यान में रख सकते हैं। कौन से शब्द को, कि यदि कहीं पर भी तैयारी के दौरान थोड़ी सी भी निराशा आती है तो आप बस ये सोच के रखिए कि जीवन में जो सबसे कठिन काम हो सकता है वो कार्य हो सकता है, सबसे कठिन कार्य हो सकता है पत्थर तोड़ना, मजदूरी करना। सबसे कठिन कार्य यदि जीवन में हो सकता है, और कोई कठिन कार्य मान लीजिए जो जिसमें सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत कोई लगती हो, तो जीवन में जो सबसे कठिन कार्य हो सकता है, यानी खेती करने में भी बहुत मेहनत लगती है, मजदूरी करने में भी बहुत मेहनत लगती है, और यदि जब ऐसी कभी आपको थोड़ी सी भी जीवन में निराशा आए तो समझ लेना कि यूपीएससी की तैयारी तो उससे बड़ी आसान है। यानी एक कठोर धूप में मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, उससे तो बड़ा आसान है यूपीएससी की तैयारी करना। ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों ने इसके संदर्भ में यह भी कहा है कि यदि ऐसा लगे, यानी महात्मा गांधी से लेकर बहुत जो है अन्य बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि यदि कभी भी ऐसा लगे कि जीवन में निराशा आ रही है और तैयारी में कहीं ना कहीं मन कम लग रहा है, तो ये सोच लेना कि हम इस संसार में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया
कि एक बार जो है वो अस्पताल जरूर घूम आना, खासकर जो लाइलाज बीमारी के अस्पताल होते हैं जैसे कैंसर इत्यादि। तो वहां जाकर ये लगेगा कि निश्चित रूप से हम जो है वो इस संसार में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। तो यहां मैं बाबर के साथ तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हारी हुई बाजी बाबर ने जीत के बताई, और वो सिर्फ इस कारण क्योंकि बाबर ने अपनी सेना को एक प्रकार से मोटिवेट किया, और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से बाबर ने एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं अपनी सेना से ये कहा कि भाई आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि जीत जाओगे तो सब कुछ है। तो यहां जो आपको बात मुख्य रूप से समझनी है कि युद्ध जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक विचारधारा से ही लड़ा जाता है। यानी ये एक पक्ष है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, इसके साथ साथ दूसरे अनेक पक्ष हैं, यानी हथियार भी होने चाहिए और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक मजबूती जो है वो जीते हुए युद्ध को भी हरा देती है यदि वो मजबूत नहीं है। जैसा हमने पानीपत के युद्ध में देखा 21 अप्रैल 1526 कि इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बाबर जीत जाता है, और उसके बाद जो है बाबर जो है वो राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। आप सोचिए कि वो व्यक्ति तो कहां से आया है, अफगानिस्तान के और ऊपर से, मध्य एशिया से, लेकिन जब बाबर भारत की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं था, वो बाहर से आया है, और भारत आया तो उसने यहां पर पानीपत का युद्ध भी जीत लिया, उसके बाद खानवा का युद्ध भी जीत लिया, उसके बाद जो है बाबर ने एक प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं कि अफगानों के साथ युद्ध हुआ तो उस अफगानों को भी हरा दिया, घाघरा का युद्ध भी जीत लिया, चंदेरी का युद्ध भी जीत लिया, और बाबर जो है 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी बाबर भारत में बहुत साल तक नहीं रहा, 1526 से लेकर 1530 तक का ही भारत का कार्यकाल रहा। लेकिन यहां मैं जो आपको मुख्य बात बताना चाह रहा हूं वो बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि युद्ध हो या जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, उसमें यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कहीं ना कहीं जो हमारी वैचारिक और मानसिक स्थिति है उसी से ही लगभग 50% से ज्यादा कार्य संपन्न हो जाता है। इसको लगभग यदि 80% भी कह दिया जाए तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं वो आपको विशेष रूप से समझना है कि बाबर जो था वो पानीपत का जो युद्ध था उसके बाद उसने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया, मेदिनी राय को जो है वो चंदेरी के युद्ध में पराजित किया, और उसके बाद जो है बाबर जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बाबर जो था वो एक प्रकार से मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता था। बाबर के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण एक रचना थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि मैंने राणा सांगा से ज्यादा महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में नहीं देखा। तो इस प्रकार जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नकारात्मक पक्ष भी बहुत सारे होंगे और उसके बारे में भी हम समय आने पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक पक्ष के बारे में चर्चा करनी थी। वो पक्ष क्या था? वो पक्ष था खानवा के युद्ध से पहले का समय, जब बाबर ने अपनी सेना को इस प्रकार से मोटिवेट किया कि राणा सांगा से जो बाबर की सेना ने युद्ध करने के लिए एक प्रकार से मना कर दिया था, यानी वो जो हारी हुई बाजी थी वो भी बाबर ने सिर्फ अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से वो बाजी जीत के बता दी। तो यहां मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं कि बाबर जो है उसके द्वारा जो है एक प्रकार से जो कार्य किया गया, खासकर यानी कि भारत को जीतना, यानी भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है बाबर ने अपना अधिकार जो है स्थापित किया, और उसके बाद जो है बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी और मुबैयान पद्य शैली, और इससे संबंधित जो है बाबर ने कुछ अपनी बातें लिखी जिसमें बाबर ने ये कहा था कि मैंने अपने जीवन में सबसे जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वो देखा है तो वो राणा सांगा को बाबर ने जो है अपने जीवन के सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताया। इसके अलावा बाबर ने
विजयनगर जो है वो साम्राज्य की भी चर्चा की थी अपनी आत्मकथा में, कि दुनिया के भव्य नगरों में भी एक जो है विजयनगर जो है शहर के बारे में चर्चा की थी। बाबर जो था उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि किस प्रकार से जो है वो बाग लगाए जाएं, और ज्यामिति जो है वो विधि पे आधारित आगरा में आराम बाग, इस प्रकार से कई प्रकार के जो है बाबर ने जो है बाग लगाने का भी प्रयास किया। बाबर की जो है जो पत्नियां थी, बेगम थी, उनमें से एक का नाम दिलरास बानो बेगम था, जो है उनकी याद में भी बाबर ने कई सारे जो है एक उद्यान बनाने का प्रयास किया था। माही बेगम, गुलरुख बेगम, दिलरास बानो बेगम, इस प्रकार से जो है आपको ये बातें जो है ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन इतना जरूर याद रखना चाहिए कि बाबर जो है वो एक प्रकार से बहुत छोटे जो है परिवार से था, बहुत छोटे सामंतवादी परिवार, यानी उनके पिता जो है बहुत बड़े राजा नहीं थे, उमर शेख मिर्जा। और वहां से बाबर की यात्रा धीरे धीरे काबुल से होते हुए लाहौर के भेरा और बाजौर तक आती है। वहीं पर जो है धीरे धीरे बाबर को कहीं ना कहीं निमंत्रण मिलता है, तो योग्य व्यक्ति जो है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं से निमंत्रण आ ही जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि दौलत खान लोधी का जो है बाबर के पास जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण जाता है, यानी दौलत खान लोधी जो है बाबर को आमंत्रित करते हैं भारत में आक्रमण करने के लिए, और पूरी शतरंज की बिसात जो है वो तैयार करते हैं, जिसके कारण जो है बाबर पानीपत का जो युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को, उस युद्ध में बाबर ने अपने से 7 गुना से भी ज्यादा बड़ी सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जिसका कारण ये माना गया कि तोपों को सजाने की विधि, उस्मानी विधि, रूहानी विधि, इसके अलावा तुगलुमा पद्धति, इसके माध्यम से जो है जब बाबर ने कहीं ना कहीं इस बारूद का प्रयोग किया गया उत्तर भारत में, जो कि पहली बार माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो हाथी थे वो हाथी जो है वो उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना चालू कर दिया, और इसी बीच जो है इब्राहिम लोदी जो है वो युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है, और एक प्रकार से सल्तनत काल का अंत हो जाता है, और एक प्रकार से मुगल काल का प्रारंभ होता है। और मुगल काल का ये जो संस्थापक था, जिसे हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते हैं, और इनके नाम जो शब्द है इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं बाघ यानी शेर से संबंधित माना गया है। और बाबर की ही सेना में अभी मैं यानी इस पर एक और जो है आपके सामने एक बार एक अलग सेशन में चीज लेके आऊंगा, एक अलग व्यक्तित्व लेके आऊंगा, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है वो हम लोग किसी और दिन जो है इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि बाबर के द्वारा ये जो युद्ध लड़े गए, और इसमें खानवा के युद्ध की जब हमने चर्चा की, तो आपको याद रखना चाहिए कि राणा सांगा ने भी छोटा मोटा युद्ध नहीं लड़ा। राणा सांगा के द्वारा एक परंपरा चलाई गई जिसे कहा गया पाती परवन प्रथा। क्या कहा गया? पाती परवन प्रथा, जिसमें 9 राव थे, 104 सरदार थे और बहुत सारे छोटे मोटे सामंत थे। तो राणा सांगा के झंडे के नीचे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, जिसमें आपने चंदेरी के जो राजा थे, यानी चंदेरी के जो सूबेदार थे, इनका नाम मेदिनी राय, हसन खान मेवाती, यानी बड़े से बड़े योद्धा थे। और उसके बावजूद भी राणा सांगा जो है वो खानवा के युद्ध में पराजित क्यों हुआ? मुख्य मुद्दा ये है, आखिरकार राणा सांगा जो है वो खानवा के युद्ध में पराजित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राणा सांगा के झंडे के नीचे जो है कितने 9 राव थे, 104 सरदार थे और जाने कितने जो है वो सामंत थे। उसके बावजूद भी राणा सांगा, जो कि यहाँ के इसे कह सकते हैं स्थानीय लोकल जो है, यहाँ की सारी परिस्थितियों से वाकिफ जो है वो एक प्रकार से योद्धा थे। राणा सांगा, जिनके बारे में ये कहा जाता था 80 घाव उनके शरीर में थे, एक आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी योद्धाओं में राणा सांगा का नाम कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। यानी राणा सांगा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राणा सांगा के लिए और राजस्थान मेवाड़ के बारे में मैं एक बार अलग से सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे जो है कुछ बातें बाबर से संबंधित करनी है। यहां मैं जो आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि राणा सांगा की भी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी जो है वो बाबर की सेना क्या होती है, जीत जाती है। और राणा सांगा जो है, जिसके साथ 9 राव, 104 सरदार और तमाम सारे जो है महत्वपूर्ण योद्धा थे, उसके बावजूद भी राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। ऐसा क्यों?
तो बहुत सारे कारण इसके बताए गए हैं। मैं किसी एक कारण के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इतिहासकार हर मत के अनुसार जो है इतिहास की व्याख्या करता है। कई प्रकार के इतिहास में पक्ष होते हैं। मैं तो सिर्फ एक पक्ष को आपके सामने उठा के रख रहा हूं, जिसमें एक पक्ष भी यह भी माना गया है कि कहीं ना कहीं बाबर ने अपनी सेना को जो नेतृत्व क्षमता दी, जो मोटिवेशन भाषण दिया, उसी का ही परिणाम था कि हारी हुई लड़ाई भी बाबर जो है वो जीत जाता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप विश्व के बड़े से बड़े जो है एक प्रकार से शासकों को देख लीजिए, उनकी वाक्पटुता, उनकी वाक शैली में इस प्रकार का तेज और इस प्रकार का ओजस्व था कि उन्होंने हर प्रकार की हार को जीत में तब्दील कर दिया। और उसमें एक बड़ा नाम सामने आता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर की जो वाक शैली है, जो बात करने का जो एक ओजस्वी ऊर्जा भरा जो भाषण है, आप उसको कभी देखना, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे सैनिकों में कहीं ना कहीं उनको जो है खींच लिया हो। और वो सैनिक जो है एडोल्फ हिटलर के भाषण सुनकर मरने तक के लिए तैयार हो सकते हैं। इसे कहा गया है लीडरशिप, इसे कहा जाता है नेतृत्व क्षमता। ठीक उसी प्रकार आपने फिदेल कास्त्रो का नाम सुना होगा, क्यूबा के एक महत्वपूर्ण नेता। फिदेल कास्त्रो की भी वाणी में वही क्षमता थी। जब वो भाषण देते थे तो उनका जो ओज था, उस ओज से जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो एकत्रित हो जाते थे और उनके पीछे चल पड़ते थे। विश्व के ऐसे कितने महत्वपूर्ण, मैं आपके सामने मोटिवेटर, यानी जो है एक प्रकार से नेतृत्ववान और एक प्रकार से मोटिवेट करने वाले, कितनी जो है पर्सनैलिटी और कितने जो है व्यक्तित्व का उदाहरण आपके सामने ले लूं, वो भी कम है। तो हालांकि मैं इनकी तुलना बाबर से करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाबर को एक प्रकार से कुछ विद्वानों ने लुटेरा कहा है। बाबर जो है बहुत सारे शासकों की नजर में क्या था, एक लुटेरा था। और ये बात में कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि बाजौर भेरा और वहां तक जो है बाबर जो है मूल उद्देश्य बाबर का लूटने का ही था भारत को। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अभी मुझे इस पक्ष पे चर्चा नहीं करनी है। अभी मुझे सिर्फ ये बात कहनी है कि बाबर के पास बहुत कम सेना होने के बावजूद भी वो पानीपत का युद्ध कैसे जीत गया, बहुत कम सेना होने के बावजूद भी वो खानवा का युद्ध कैसे जीत गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इब्राहिम लोदी की सेना के बारे में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो राणा सांगा थी, उनकी सेना के नीचे कितने राव थे, कितने सरदार थे, कितने महत्वपूर्ण सामंत थे। उसके बावजूद भी बाबर जो है वो जीत जाता है और कहीं ना कहीं राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मनोवैज्ञानिक जो नेतृत्व क्षमता होती है उसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। वो मुर्दों में जान फूंक देती है। और यही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हो, तैयारी में आ ही गए हो, तो अब सिर्फ आप अपनी मानसिक मनोवैज्ञानिक जो क्षमता है उसको 100% सफलता की ओर जो है मोड़ दें। यानी हम अपनी तैयारी में बाबर से क्या सीख सकते हैं? तो बाबर के पास क्या था? एक बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता और सब कुछ, यानी कि उसे पता था कि मैं जो है किसी एक दूसरे क्षेत्र में हूं, किसी ऐसे देश में हूं या ऐसा क्षेत्र है जो मेरा जो है पैतृक क्षेत्र नहीं है, वो दूसरा क्षेत्र है। उसके बावजूद भी बाबर जो है वो अपनी हिम्मत और अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता के साथ, यानी मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता के साथ जो है उसने मुट्ठी भर सैनिकों में एक प्रकार से जो ओज, जो ऊर्जा और जो एक प्रकार से नेतृत्व क्षमता विकसित कर दी कि बाबर ने पूरा जो युद्ध के मैदान का जो माजरा था वही बदल दिया और इतिहास में एक नया जो है, एक नई परंपरा, एक नए वंश की स्थापना कर दी, मुगल साम्राज्य। तो यहां मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जीवन में तैयारी हो या किसी भी प्रकार का कार्य करने जा रहे हो तो याद रखना, मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता अपने अंदर विकसित पहले करनी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता क्या होती है? इस शब्द को भी हम लोग मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता, तो आप याद रखना ये जो शब्द है
इस शब्द से अनेक बड़े बड़े युद्ध लोगों ने जीते हैं। ये जो शब्द है, इससे इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी और उजड़ी हैं कि यदि इनके नाम जो हैं वो सुनाने बैठेंगे तो काफी समय जो है इसी में ही चला जाएगा। तो मैं अंत में सिर्फ यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जो मेरी आज की बात का सार है, निष्कर्ष है, तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से, कि आप अपने अंदर मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता विकसित करें। और यह क्षमता कैसे विकसित होगी? यह क्षमता सिर्फ इस बात से विकसित होगी कि तैयारी के प्रति आपका समर्पण भाव कितना है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक जो है मैं कईयों बार इस बात को दोहराता रहता हूं, कहता रहता हूं विद्यार्थियों से, कि कई आप उदाहरण ऐसे देखोगे जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए और सफल हो गए, सिलेक्ट हो गए। कई आप ऐसे उदाहरण देखोगे कि बहुत गरीब परिस्थितियों से आए, यानी उनके घर में जो है आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, फिर भी जो है माता पिता का एक प्रकार से सपना था कि बेटा आईएएस या आईपीएस बनेगा, और भेज दिया उस छोटे से शहर से एक बड़े शहर में कि अब जो है तुम यहां पर जाकर जो है अपनी आर्थिक परिस्थितियों को भी देख लो और साथ साथ तुम्हें घर जो है वो सफल होकर ही लौटना है। तो जैसा मैंने कहा, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब परिस्थितियों से किसी छोटे शहर से बड़े शहर में आया है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे पता है कि यदि मैं इस युद्ध को जीत लूंगा तो मेरे पास पूरी दुनिया है, और यदि मैं इस एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो क्या करना है। सीधा सा जो है वो एक प्रकार से दिमाग में परिस्थितियां एकदम सेट है कि भाई मेरे पिताजी खेती करने हैं तो मुझे भी लौटकर खेती करना है, कुछ अन्य कार्य करते हैं तो मुझे भी लौटकर वो कार्य करना है। तो जो अपना मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन को एक नेतृत्वपूर्ण क्षमता के रूप में कभी कमजोर नहीं होने दिया, कभी जो है उसे विस्मृत नहीं होने दिया, कभी उसे मरने नहीं दिया। बस यही तो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने के पीछे सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आज मैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की चर्चा आपसे क्यों की, क्योंकि बाबर जो है कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, कोई बहुत बड़ा जो है राजा नहीं था। वो तो एक, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो बाबर को लुटेरा और एक प्रकार से जो कहते हैं कि छोटा मोटा जो है एक प्रकार से लुटेरा या छोटा मोटा जो है वो एक प्रकार से क्या कहते हैं लूटपाट करने वाला गुंडा था, और वो सिर्फ जो है भारत में लूटने के उद्देश्य से आया था। लेकिन उसी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया और एक मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद आगे की पीढ़ियों ने इस वंश को आगे बढ़ाया। तो यहां मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आज आपके सामने कुछ बातें मैं जो सामने लेके आया हूं, इसको लाने के पीछे कारण क्या था? मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता। ये मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होगी? ये विकसित तब होगी जब हमें इस बात का पूरा पूरा भरोसा हो जाएगा कि सफल जो है वो होना और असफल होना ये सिर्फ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। सिर्फ मैं आपसे इतना ही, यही एक शब्द बोलना चाह रहा हूं, इसके अलावा कोई दूसरी थ्योरी नहीं, कोई दूसरे अन्य शब्द नहीं, सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूं। बाबर यही तो बात अपने दिमाग में लेकर भारत आया था, और जब यह बात बाबर अपने दिमाग में लेकर भारत आया तो उसके मन में कोई संदेह नहीं था, उसके मन में कोई डर नहीं था। उसकी सेना जो है वो हतोत्साहित हो गई थी, सेना डिमोरलाइज हो गई थी, लेकिन बाबर ने वही बात कही कि भाई यदि मर भी जाओगे तो कहां पहुंचोगे? वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें सारे सुख मिल जाएंगे, और यदि मान लीजिए मर भी गए तो किसके लिए मर रहे हो? आप उस जो है एक प्रकार से जो जिसे कह सकते हैं कि वो एक जो विचारधारा है जिसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उस विचारधारा के लिए जो है आप मर रहे हो। यानी आप यदि शहीद भी होते हो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आप युद्ध जीत जाते हो तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। तो जब बाबर इस प्रकार का मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता के रूप में, बाबर जब इस प्रकार का मोटिवेशनल जब स्पीच देता अपने सैनिकों के बीच में कि मैं कसम खाता हूं आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुसलमानों से लेने वाले तंगे कर को छोड़ दूंगा, और जो भी युद्ध में
जो जीत के जो माल लूटा जाता है उसका विभाजन जो है मैं सैनिकों में कर दूंगा। और जब इस प्रकार का मोटिवेशन सेना को दिया गया तो सेना में एक प्रकार से चमत्कारिक शक्ति आ गई। सेना जो हारी हुई थी, जो थकी हुई थी, वो सेना दोबारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। आपको याद हो सिकंदर भारत में आया लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। हालांकि सिकंदर के पास भी बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता थी, लेकिन चूंकि सिकंदर के मन में कहीं ना कहीं ये इतिहासकारों ने ये बात कही है कि सिकंदर के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि धनानंद का बड़ा मगध साम्राज्य, शायद उसे जीतना मेरे बस की बात नहीं है और यहाँ की जलवायु भी मेरे रास नहीं आ रही है। तो इन कारण जो है सिकंदर जो है वो व्यास नदी को पार नहीं करके वापस लौट गया। ये सिकंदर के जीवन की बहुत बड़ी गलती मानी गई। क्यों? क्योंकि धनानंद जो है उसके पास तो कोई क्षमता ही नहीं थी। सिकंदर यदि मगध तक पहुंच जाता तो आज इतिहास के नाम पर, आज इतिहास के पन्नों में सिकंदर का भी नाम कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता कि वो जो है वो जो है कहां से, वो जो है यूनान, रोम और बेबीलोन, वहां से होता हुआ जो है कहां तक पहुंच गया, मगध साम्राज्य तक। लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन, जो मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं सिकंदर ने इस बात को माना कि जो है सेना पूरी तरीके से हताश और निराश और थक चुकी है, घायल हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, इसीलिए अब लौट जाना ही ठीक है, क्योंकि आगे धनानंद का बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो यहां मैं बाबर से तुलना करना चाह रहा हूं अन्य चीजों की, कि बाबर जो है वो वापस नहीं लौटा। बाबर जो है यदि चाहता तो खानवा के युद्ध के पहले जो बयाना का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है बाबर चाहता तो एक प्रकार से समझौता भी कर सकता था, अपनी सीमाओं को निर्धारित कर सकता था। तो यहां जो है आपको बात समझनी है मुख्य रूप से कि बाबर ने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की, वो सफलता के पीछे जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही शब्द जो है जिसके कारण बाबर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया, उस शब्द का नाम है मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको विशेष रूप से समझना है कि किस प्रकार से बाबर ने मुट्ठी भर छोटी सेना होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों में सल्तनत काल को समाप्त कर दिया और एक नई परंपरा का विकास कर दिया, एक नए वंश, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश। तो इस प्रकार से मित्रों, दोस्तों, बस आपको इतना ही समझना है, जीवन में लगातार जो है संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहो और शारीरिक रूप से थक जाओ वो चलेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता के रूप में कभी भी आप थके ना। बस यही एक शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा कि ये यदि आपके दिमाग में चीजें बनी हुई है तो आप कभी भी शारीरिक रूप से थक नहीं सकते हो। और यही जो है सफल व्यक्ति और असफल व्यक्तियों के बीच में एक थोड़ी सी विभाजन की लाइन खींची जाती है। तो मित्रों, दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो है हम लोग एक बार फिर जो है आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद करते हुए किसी सेशन में एक बार फिर जो है हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।